हाँ जी, तो अब आपके साथ हम ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। वैसे मैंने चैप्टर ऊपर हेडिंग लिखी हुई है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट जो मैं ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ वो तीनों चैप्टर्स में अप्लाई होगा। यानी कि हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन चेंज इन पीएसआर। इस चैप्टर के लिए भी ट्रीटमेंट यही है, एडमिशन के लिए भी यही ट्रीटमेंट है, एंड डेथ और रिटायरमेंट वाला जो चैप्टर है उसके लिए भी यही ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट क्या है, अब इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं। देखिए ट्रीटमेंट क्या है, पहले तो हमने बताया ये जो ट्रीटमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं ये 3 चैप्टर्स के लिए ट्रीटमेंट है, सेम ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व unless any claim is claim या liability, claim या फिर आप liability कह सकते हैं, liability arises due to workmen's, या पेएबल लिख लीजिए इसे, पेएबल टू वर्कमैन्स। ठीक है, यानी ये रिजर्व फ्री रिजर्व है, ठीक है, बट फ्री रिजर्व कब नहीं है, अगर कोई लायबिलिटी या क्लेम इस रिजर्व के अगेंस्ट आता है तो आपको वो पे करना पड़ेगा, उसके बाद जो बच जाएगा वो आपके लिए फ्री रिजर्व माना जाएगा। यानी अगर कोई लायबिलिटी नहीं है, मैं आपको सिचुएशन देता हूं, कुछ सिचुएशंस लीजिए। सिचुएशन नंबर 1, नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वैसे ये तो हमें पता ही है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये क्या है, क्योंकि कई बच्चों की ये भी डाउट क्वेरी आता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या। ये रिजर्व फर्म या बिजनेस बनाता है, ठीक है, एक रिजर्व बनाया गया है, प्रॉफिट में से निकाल कर कुछ अलग रख लिया गया है, रिजर्व है। और ये रिजर्व किस लिए रखा गया है, आपके वर्कमैन को, आपके स्टाफ को, आपके एम्प्लॉइज के लिए कल को उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, यानी आपको उन्हें क्लेम पे करना पड़ता है, ठीक है ना, एक्सीडेंट हो गया एम्प्लॉय का, इस तरह की सिचुएशंस में आपको अपने एम्प्लॉइज को क्लेम पे करना पड़ता है, तो उसे कंपनसेट करने के लिए आपने एक अलग से रिजर्व बना रखा है। तो मैंने क्या कहा, आपके पास कोई क्लेम नहीं है, आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसके अगेंस्ट नो क्लेम इज देयर, देन आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट entire workman compensation reserve among old partners in old ratio। ठीक है जी, क्या करना है, हमने अपने पूरे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में बांध देना है, ओल्ड रेशियो में। अब बात करें सर ओल्ड पार्टनर्स वाली बात, देखो अगर चेंज इन पीएसआर में हम ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट लेकर नहीं आते, क्योंकि इसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की रेशियो चेंज हो जाती है, उन जो जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे उसे वो बदल लेते हैं, ठीक है। बट जो ओल्ड रेशियो थी उसे हम कह सकते हैं ओल्ड पार्टनर से। आप यहाँ क्या मीनिंग ले सकते हैं, ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता तो ओल्ड रेशियो तो है उसे अप्लाई कर दीजिए, यानी उस रिजर्व को आप ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बांट दीजिए। एडमिशन की बात करें, एडमिशन में क्लियरली ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। जो न्यू पार्टनर है उसे नहीं देना है इसमें हिस्सा, क्योंकि आज तक का रिजर्व में का हिस्सा है, तो इसे आज तक के पार्टनर्स यानी ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में बांट देना चाहिए। डेथ रिटायरमेंट में बात करें, जो रिटायरिंग पार्टनर है ही इज पार्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ही आता है, तो उसे भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है, और ओल्ड रेशियो में ही बटेगा हमेशा, तीनों ही चैप्टर्स में ही, ठीक है। इसके बाद एक सिचुएशन लो, सिचुएशन नंबर 2, there is a claim against reserve, against workman compensation reserve
एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका ₹10,000 का एंड क्लेम है ₹3,000 का। ठीक है जी, एग्जाम्पल भी मैंने लिखा कि क्लेम तो है, बट क्लेम कैसा है, क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व। क्या मैं इस बात को लिखूं इसमें जोड़कर, या इससे एग्जाम्पल समझ जाएंगे कि क्लेम जो है वो रिजर्व के अमाउंट से कम है, तो आप क्या करेंगे, रिजर्व के अमाउंट से ये जो नुकसान है, ये जो क्लेम आया है, इसमें से रिजर्व में से दे दो इसको। ठीक है, 3,000 रुपए घट जाएंगे क्लेम अगर पे करेंगे तो, रिमेनिंग जो रिजर्व बच जाएगा, रिमेनिंग रिजर्व कितने का बचेगा, 7,000 का बचेगा। 7,000 को ये पहले वाले केस में बांट दो, यानी जो रिमेनिंग 7,000 बच जाएंगे उसे आप पार्टनर्स में बांट दीजिए। ठीक है, तीसरा केस आप लें, देयर इज अ क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और एग्जांपल देखिए, क्लेम के साथ में एग्जांपल दे रहा हूं, सिचुएशन क्या होगी कि आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ₹10,000 का एंड क्लेम है ₹15,000। ओहो, ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, तीसरा केस क्या बनता है, आपका क्लेम जो रिजर्व है 10,000 का बना रखा है और क्लेम आ गया 15,000 का। तो इस 15,000 के क्लेम के लिए आपने कहा ये तो 15,000 का नुकसान हो गया, कैसे भरपाई होगी, तो हमने कहा 10,000 तो कहां से ले लो, रिजर्व से ले लो, और जो बाकी बच गया, बाकी लॉस कौन बियर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। एडमिशन में ओल्ड पार्टनर्स आपको पता है कौन होते हैं, रिटायरमेंट में पता है, चेंज इन पीएसआर में जो ओल्ड पीएसआर वाले पार्टनर्स थे, यानी ओल्ड पीएसआर में बांट दो, क्योंकि यहाँ पे तो ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट नहीं आता चेंज इन पीएसआर में। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर है, तो कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधी सी बात है। रिजर्व है, अगर इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है तो उसे सेटल करो, और जितना अमाउंट बच जाता है वो पार्टनर्स में बांट दो। लायबिलिटी ज्यादा है, रिजर्व कम पड़ रहा है, ठीक है, तो क्या करो, लायबिलिटी के लिए जितना रिजर्व एडजस्ट कर सकते हो पूरा एडजस्ट कर लो, रिमेनिंग लायबिलिटी के लिए, रिमेनिंग लॉस के लिए आप पार्टनर से पैसा मांगो। ठीक है ना, तभी तो लॉस भी खत्म होगा। चलिए, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट है, सिंपल है, खामखा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, और हर चैप्टर में सेम ही ट्रीटमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि हम जब एडमिशन पर जाएंगे, डेथ रिटायरमेंट पर जाएंगे तो इसे दोबारा से कुछ नया सोचने की जरूरत है, सिंपल इसी चैप्टर वाला लॉजिक ही आगे भी अप्लाई हो जाएगा। चलिए, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे अब आगे आपके साथ कुछ। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 सीबीएसई में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन का कुछ गिवन पार्ट मैंने लिखा है, कुछ चीजें शॉर्ट में मैं लिखूंगा आपके साथ, तो एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन हमें कहता है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो हमें क्या करना है, हमें जी गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करनी है, कैसे, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है, 3 है। पहली इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन की ये। आगे कहता है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट बताए हैं, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 एंड 17, 18 के प्रॉफिट हैं 4 लाख, 5 लाख, 60,000, 1,50,000 एंड 2,50,000। तो सेम जो बुक में है, यानी जो आपके क्वेश्चन में, वही मैंने लिखा है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन कहता है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन कहता है ऑन 1 जनवरी 2016, एडिशनल इंफॉर्मेशन सुनिएगा ध्यान से, कहता है 1 जनवरी 2016 को, मैं से एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम से लिख देता हूं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, कहता है 1 जनवरी 2016 फायर ब्रोक आउट, फायर ब्रोक आउट यानी आग लग गई है 1 जनवरी 2016 को, विच रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 3 लाख। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी अ क्लेम ऑफ 70,000 रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो इस आग के लगने के कारण गुड्स ऑफ
रुपीज 3 लाख डिस्ट्रॉय। ठीक है जी, डिस्ट्रॉय कितना हो गया? 3 लाख के। रुपीज 70,000 रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिल गया? 70,000 मिल गया। तो नेट लॉस आप क्या कह सकते हैं इसमें? 3 लाख माइनस 70,000, यानी 2,30,000 रुपए का नेट आपको लॉस हुआ था। और ये क्या है? एबनॉर्मल आइटम है, नॉर्मली हर साल आग थोड़ी ना लगती है। ठीक है, आइए उसके बाद कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, जो 31 मार्च 2017 को एंड हो रहा है, वहां पे फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ 80,000। ठीक है, सो टैक्स रिफंड of rupees 80,000 received during year ended लिखा है तो मैं during year, चलो the year ended 31st March 2017 ही लिख देता हूं। ठीक है जी, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये दोनों ही, ये जो टैक्स रिफंड है ना, ये अनएक्सपेक्टेड लिखा है इन्होंने। यहां पे एक वर्ड था, ठीक, क्या था वर्ड? अनएक्सपेक्टेड था। ये अनएक्सपेक्टेड रिटर्न मिला है इनको। ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था रिफंड आ सकता है, ये भी एबनॉर्मल आइटम है। अब हमें करना क्या है? हमें जी गुडविल निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो सॉल्यूशन के अंदर हमें गुडविल निकालनी है। अब हमारी गुडविल कैसे निकलेगी जी? गुडविल होगी एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से हमारे पास गुडविल निकल जाएगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये समझिएगा ध्यान से, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है सर, एवरेज प्रॉफिट निकालने, बिल्कुल एवरेज निकालने सर, इनका सबका टोटल करें, डिवाइडेड बाय 5 कर दें, एवरेज आ जाएगा। आ तो जाएगा, बट यहां पर कुछ एबनॉर्मल आइटम्स है। आपको पता है जब भी हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, एबनॉर्मल आइटम और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें गुडविल निकालनी है। गुडविल क्या है? फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट। जब जो फ्यूचर में होगा तो उसमें एबनॉर्मेलिटीज थोड़ी ना होंगी, उसमें एबनॉर्मेलिटीज नहीं होंगी। ये तो एक्चुअल प्रॉफिट है जिसमें एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। हर साल एबनॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, तो आपको एबनॉर्मल फ्री करना होगा इस प्रॉफिट्स को। दूसरा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वैसे इस क्वेश्चन में है नहीं, अगर होती तो उनका भी एडजस्टमेंट करना होता। तो आइए पहला वर्किंग नोट बना रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स एंड एवरेज प्रॉफिट, दोनों निकाल रहे हैं इसी वर्किंग नोट में हम। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट्स भी निकाल लेंगे और एवरेज प्रॉफिट्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखिए ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट। उसमें एडजस्टमेंट क्या करना है? ईयर हमारे पास आपको पता है 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 एंड 17, 18। ये 5 सालों के प्रॉफिट हैं, ईयर है ये। और प्रॉफिट 4 लाख, यहां 5 लाख। देन लॉस है 60,000 का, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं या माइनस में भी लिख सकते थे। और 1,50,000 का प्रॉफिट है, और यहां पर 2,50,000 का प्रॉफिट है। ठीक है जी, अब इसमें एडजस्टमेंट देखें कहां कहां पर है। हमारे पास है 1 जनवरी 2016 को। ये एडजस्टमेंट कौन से ईयर में फॉल करेगी? सर जनवरी 16, यानी ईयर एंड होने वाला है जनवरी वाला 16, तो ये 15-16 का एडजस्टमेंट है। कौन से ईयर का है ये है 2015-16 का एडजस्टमेंट है, यानी इस ईयर पर ये इंपैक्ट डालेगा। ठीक है,
हुआ क्या है, आग लगी है, ठीक है, जिसके कारण 3 लाख का नुकसान हुआ और उसमें से 70,000 रुपए वापस मिल गए। तो आपने ये जो नेट लॉस कितना हुआ होगा, 3 लाख माइनस 70,000, यानी कि 2,30,000 का लॉस उसमें माइनस किया हुआ होगा। तो देखें यहां पे एडजस्टमेंट यहां नहीं है। अच्छा पहले देखें कहां नहीं है, छोड़े इसे, देखो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि लॉस था, ठीक है, लॉस आपने माइनस किया था पीएनएल में, उसे डेबिट में डाला था, ठीक है, यानी प्रॉफिट को घटा दिया था। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, या आप ऐसा करो इस ब्रैकेट को हटा के माइनस लिख लो, डाउट खत्म हो जाएंगे। ये माइनस का है, यहां प्लस करेंगे, 2,30,000। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि मैंने 2,30,000 क्यों प्लस किया है। 3 लाख में से 3 लाख का लॉस था, बट 70,000 तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए। तो नेट लॉस कितने का डाला होगा हमने पीएनएल में, 2,30,000 का, और बाकी लॉसेस के साथ या बाकी खर्चे इनकम के साथ ये लॉस भी डल गया होगा। तो इसे रिवर्स करना है, प्लस कर दिया, ठीक है। अगली बात कहता है टैक्स रिफंड मिला है ईयर एंडेड 31 मार्च 17 को। जो ईयर एंड हो रहा है 31 17 को, यानी कि इस ईयर से बिलोंग करता है, ठीक है, इस ईयर से बिलोंग करेगा ये। 31 मार्च 17 तो यहीं पर आएगी ना। चलिए, तो यहां पर 30,000 का आपको एक टैक्स रिफंड मिल गया, यानी आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया गया, टैक्स रिफंड मिला, फायदा मिला ना, तो आपने पीरियड में क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। तो उसे क्या करेंगे, रिवर्स, उसे उसका इंपैक्ट हटाने के लिए क्या करेंगे, प्लस हो रखा था तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहां माइनस कर दो 80,000। चलिए जी, अब आइए, अब हम एडजस्टेड प्रॉफिट्स लिखते हैं और कहीं पर एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, बस यहां था, इन 2 ईयर में हमने कर लिया। तो ये एग्जैक्टली 4 लाख आ गया, ये हमारे पास 5 लाख रुपीज आ गया, और ये हमारे पास कितना आ गया, देखो ये प्लस है, ये माइनस का था, तो माइनस प्लस यहां पर प्लस आ जाएगा, हमारे पास 1,70,000, 1,70,000 रुपए, और ये माइनस होगा इसमें से, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 70,000 बचेगा प्लस का, और यहां कितना आ जाएगा, ये आएगा 2,50,000। चलिए जी, अब आप इसका टोटल करके मुझे बता दीजिए इन सब का टोटल कितना आ रहा है। 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 70,000 प्लस 2,50,000, तो इनका टोटल कितना आ गया, 13,90,000, 13,90,000, ठीक है जी। चलिए, ये टोटल आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट्स के लिए आपको क्या चाहिए, सम ऑफ प्रॉफिट्स जो कि 13,90,000 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एक काम कीजिएगा, मैं इसे इरेज करूंगा, मेरे पास जगह वैसे कम है, निकाल सकते हैं, यहां कर लेते हैं, काम करते हैं, यहां अगला काम कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएंगे, 13,90,000 डिवाइडेड बाय 5। चलिए जी, तो मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है ये अमाउंट। 13,90,000 को जरा 5 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है, 2,78,000 रुपीज, 2,78,000 रुपीज आ गया। आपके पास क्या आ गया, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन है 3, तो गुडविल आ जाएगा। आइए, एवरेज प्रॉफिट यहां से आया आपके पास वर्किंग नोट से, 2,78,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और गुडविल आ जाएगा। जरा कीजिए इसे, 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, मेरा आ रहा है 8,34,000, तो आपका देख लीजिए आपका कितना आएगा, मेरा तो आ रहा है 8,34,000। चलिए जी, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, मुश्किल कुछ भी नहीं थी, बस ये जो एडजस्टमेंट्स करनी थी। बाकी एवरेज प्रॉफिट आपको बहुत आसानी से आता है, आपने स्टैट्स में भी पढ़ा है एवरेज निकालना, तो वो कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम कहां थी, यहां थी कि उसने एडजस्टमेंट्स दे दी आपको, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे आपके साथ।
हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को 2019 में राजस्थान रीजन के एग्जाम में पूछा था इसको। आइए क्वेश्चन का एक बार गिवन पार्ट देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। तो क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्टनर्स बताए हैं। कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं, एल एम एन। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करें तो क्वेश्चन हमें कहता है LMN are partners sharing profits in a ratio of 2:3:5। तो हमारे पास 3 पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 2, 3, 5। ठीक है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 से दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन अ रेशियो ऑफ 1:2:2। यानी ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं 1 अप्रैल से, और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी 1:2:2। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई। नाउ ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,17,000 इन जनरल रिजर्व। इनकी जो बैलेंस शीट है आज के दिन, ठीक है, जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है, उस दिन जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में पड़ा है 1,17,000 रुपए का। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहेगा इसके रिलेशन में कि इसका क्या करना चाहिए, तो आपको पता है ये एक्यूमुलेटेड रिजर्व है। एक्यूमुलेटेड रिजर्व को हमें किस रेशियो में बांटना होता है? ओल्ड रेशियो में। क्यों? क्योंकि ये आज तक के रिजर्व है, आज तक की रेशियो में बटेंगे पार्टनर्स में। ठीक है। इसके अलावा आगे क्वेश्चन कहता है and a debit balance of 35,000 in P&L account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और डेबिट बैलेंस हमें गिवन है P&L अकाउंट में, मैंने डेबिट लिखा है यानी नेगेटिव बैलेंस है, यानी कि लॉस है। एक्यूमुलेटेड लॉस के रिलेशन में भी अगर हमें क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो हमें इसको भी क्या करना होगा? हमें इसे भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना होगा, क्योंकि आज तक की चीजें हैं, आज तक की रेशियो में बढ़ जाएंगी। ठीक है। इसके बाद देखें अगर हम लोग, देन क्वेश्चन कहता है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 5 लाख। आज जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है बिटवीन पार्टनर्स, तो उस दिन इन्होंने गुडविल वैल्यू की है। अब गुडविल का ट्रीटमेंट आपको पता है, गुडविल शुड बी एडजस्टेड एज सच दैट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर शुड गेन और शुड गेट व्हाट द अदर पार्टनर हैज गेन्ड। ठीक है। इट मीन्स इन सिंपल वर्ड, अगर किसी को यहाँ पे फायदा हो रहा है, किसी और का हिस्सा कोई ले रहा है पार्टनर, तो उसे वापस देना होगा। ठीक है। यानी गेन अगर किसी को हो रहा है तो उसे वापस देना होगा, किसको? जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है। तो इसका एडजस्टमेंट हम करेंगे। ठीक है। इसे बुक्स में नहीं दिखाना, ये केवल वैल्यू की गई है, बुक्स में अपेयर नहीं हो रही। अगर गुडविल बुक्स में अपेयर हो रही होती है हमारे सामने, तो हम क्या करते? उसे हम राइट ऑफ कर देते, खत्म कर देते ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। ठीक है। नाउ the revaluation of assets and reassessment of liabilities resulted in a gain of 30,000। हमने आज के दिन जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, तो हमने अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीअसेस किया और पाया कि हमारे पास गेन हुआ है। नेट हमें गेन मिला रिवैल्यूएशन पर 30,000 रुपीज का। ये गेन भी आज तक की चीजों के रिवैल्यूएशन पर आया है, तो आज तक का गेन आज तक की रेशियो यानी ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है ये सुनिए। क्वेश्चन कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। यानी हमें क्या करनी है? हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन ट्रांजैक्शंस के लिए जो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय होनी चाहिए। तो 1 बाय 1 जर्नल एंट्रीज करेंगे। आइए मेरे साथ, हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और सॉल्यूशन में हम जर्नल एंट्रीज करेंगे आपके साथ। और जर्नल में सबसे पहली एंट्री देखें, सबसे पहली एंट्री हम कर लेते हैं, सीक्वेंस में ही करते हैं। जनरल रिजर्व पड़ा है हमारे पास, जनरल रिजर्व को बांट देते हैं पार्टनर्स में। आइए जी, हमारे पास पार्टनर है LMN, तो इनमें बटेगा जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व खत्म होगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू L टू M टू N, कैपिटल अकाउंट टू M's कैपिटल अकाउंट टू N's कैपिटल अकाउंट। हाँ जी,
नरेशन क्या आ जाएगी, जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, जो हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हमने इसको बांट दिया। ठीक है जी, आइए तो इसे बांटने के बाद, अच्छा इसे बांटने के लिए अमाउंट तो बांटे, 1,17,000 रुपए है, 1,17,000। 1,17,000 को अगर पीएसआर में बांटेंगे हम लोग तो पीएसआर है 2:3:5, यानी कि एल को क्या मिलेगा, वर्किंग नोट मान सकते हैं इसको आप, ये लीजिए एल को मिलेगा 1,17,000 का कितना हिस्सा, 2/10, 2/10। सेम वेज एम के लिए देखिए 1,17,000 3/5, सॉरी 10, एंड एन के लिए 1,17,000 5/10। 10 तो आपको समझ में आया होगा कैसे आया है, 2 + 3 5, 5 + 5 10, यानी टोटल 10 हिस्से हैं जिसमें से 2 हिस्से एल के हैं, 3 हिस्से एम के हैं और 5 हिस्से एन को मिल रहे थे। आइए जी कैलकुलेट करें जरा हम लोग, 1,17,000 को अगर 10 से बांटो तो आपके पास 11,700 आता है। 11,700 एक हिस्सा है जी, 11,700 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 23,400 रुपए। तो एल को कितना मिलेगा, मैं सीधा यही लिख दूं 23,400, ठीक है ना, लिखना तो है ही मुझे, 23,400 निकाला। अच्छा 11,700 को जरा 3 से मल्टीप्लाई करें, 11,700 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आया, 35,100 रुपए। ठीक है, आइए ये मिल गया किसको, एम को, और एन को क्या मिलेगा, एन को मिलेगा 11,700 का 5 हिस्से यानी 58,500। आइए ये तीनों हमने कैलकुलेट किए। चलिए अब आगे चलते हैं, ये हमने पहली जर्नल एंट्री कर ली और इसका ट्रीटमेंट हमारा हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएनएल के डेबिट बैलेंस को बांटने की। पीएनएल का डेबिट बैलेंस बांटना है, ये वर्किंग में हटा रहा हूं, आप इसे वर्किंग मोड में दिखाएंगे इन कैलकुलेशंस को। नेक्स्ट एंट्री पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट एंट्री हमारी पीएनएल को बांटने की है। पीएनएल में हमारे पास डेबिट बैलेंस है, यानी पीएनएल का डेबिट बैलेंस है। पीएनएल के बैलेंस को खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। लॉस है वैसे भी, पार्टनर्स को मिलेगा तो उनके अकाउंट कम होंगे, डिक्रीज होंगे, डेबिट ही होंगे। आइए जी, तो हमारे पास एंट्री आएगी एल्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट, एन्स कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट कर रहे हैं हम और क्रेडिट करेंगे पीएनएल को, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। कितने से, 35,000 से। अब वही बात आएगी यहां पर भी कैलकुलेशन की कि हमें ये जो लॉस है पार्टनर्स को देना है तो किस रेशियो में दें, आज तक का लॉस है, आज तक की रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बटेगा ये। आइए जी बांटें इसको, पहले नरेशन लिख दें जरा। पीएनएल डेबिट बैलेंस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जी 35,000 के 10 हिस्से किए तो एक हिस्सा आया 3500, तो 2 हिस्से हमारे पास कितने आ जाएंगे, 7,000। मैं कैलकुलेशन करके ही दिखा देता हूं, कहीं प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को। ये देखिए 35,000 ये एल के लिए हम कर रहे हैं, को 2/10 मिलना चाहिए, तो 10 हिस्से किए तो एक हिस्सा आया 3500, 3500 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7,000 आएगा। 7,000 हमने दे दिए एल को। अब बात करें एम की, तो एम को हमने कितने हिस्से देने हैं, 3 हिस्से देने हैं, तो 3 हिस्से देंगे एम को, तो कितना अमाउंट निकालेंगे, एल एम
3 हिस्से कीजिए। यहाँ 3500 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 9000 और 1500 अलग से, तो 10,500 आएगा। आई बिलीव आप भी चेक कर लीजिएगा, 10,500, 10,500। उसके बाद बात करें हम लोग n के लिए, तो n का हिस्सा कितना होगा? n का हिस्सा होगा जी, सॉरी l लिख दिया मैंने, n का हिस्सा होगा, ठीक है, 35,000 डिवाइडेड बाई 10, यानी 3500 का एक हिस्सा आया, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप ऐसा भी कर सकते हो 35,000 का आधा कर सकते हो, हाफ कर दो, क्योंकि 5 ये कॉमन फैक्टर है, 2 आ गया, 1/2 है, 2 से इसे डिवाइड करोगे 35,000 को तो आधा ही तो कर देंगे। 35,000 का आधा कितना आएगा जी? अगर बात करें 34 तो 17, यानी 17,500, 17,500, ठीक है। आइए 17,500, तो हमने ये वाला भी पार्ट कर लिया, जो डेबिट बैलेंस था पार्टनर्स का, उसे सॉरी पीएनएल का, उसे पार्टनर्स में बांट दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलना है, आगे हमारे पास है गुडविल का एडजस्टमेंट। गुडविल का एडजस्टमेंट हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी होगी, या तो फ्रैक्शन में, या फिर आप दूसरा भी तरीका लगा सकते हैं कि गुडविल को अमाउंट वाइज गेन और सैक्रिफाइस निकाल लें। तो दोनों ही तरीके सही है, गलत नहीं है कोई भी, ठीक है ना। जो आपको अच्छा लगे, आप कहेंगे वही तरीका हम यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल के दिखाओ तो उससे कर देंगे, क्योंकि जनरली मैं अमाउंट से कराता हूं तो बच्चे कहते हैं ये वाला तरीका नहीं कराते, तो अमाउंट वाले की जगह इस बार दूसरा तरीका लगाते हैं। तो एक काम करेंगे, मुझे वर्किंग करनी है, तो मुझे ये पार्ट इरेज करने होंगे जर्नल एंट्रीज के, आप अपने यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है जी। इन पार्ट्स को मैं इरेज कर रहा हूं, फिर आगे चलेंगे। हम सबसे पहले वर्किंग नोट बना रहे हैं, एक गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए है, तो हम सबसे पहले गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। आइए, तो ये हमारा वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 1 में डाल रहा हूं। पिछले दो कैलकुलेशंस वाले को आप नंबर डाल लेना, अगर उन दोनों के नंबर डालें तो इसको मैं वर्किंग नोट 3 भी रख सकता हूं, ठीक है जी। आइए, जो पीछे दो जर्नल एंट्रीज हुई थी उनमें कैलकुलेशंस थी ना, तो अगर उनको आप नंबरिंग दे चुके हैं 2, तो इसे आप तीसरा नंबर दे दीजिए, और ये है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आइए जी, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, आपको पता है, एल, एम और एन, ठीक है। इनका ओल्ड रेशियो देखें, ओल्ड रेशियो है 2/10, 3/10 एंड 5/10। न्यू रेशियो देखें, ओल्ड में से न्यू माइनस करना है हमने, ठीक है, 1/5, 2/5, 2/5। चलिए सॉल्व करें इसको, ठीक है। सॉल्व करें इसको, माइनस किया है तो एलसीएम तो हमारे पास 10 आ गया, ये 2 और ये 2 से गया था 2, 0 0 आ गया जी ये, ठीक है। इधर आइए, एलसीएम 10, ये 3 और ये 2 से 4, ठीक है। 2 कॉमन आ गया ना, तो 2/2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 आ गया, यानी ये माइनस में 1/10 आ गया। और इधर बात करें तो एलसीएम वही 10, ये 5 ही रहेगा, और ये 2 से आया, ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया प्लस का 1/10। अब ये जो माइनस में आया है, इसका मतलब क्या है? माइनस में आने का मतलब है कि नए वाला ज्यादा है, ठीक है। माइनस, पीछे वाला माइनस हुआ है, वो माइनस न्यू वाला पीछे है, बाद में है, और अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब है ये वाला जो टर्म अमाउंट था, फ्रैक्शन था, ये ज्यादा था एज कंपेयर टू द ओल्ड वन। तो ये क्या हुआ, अगर नया ज्यादा है तो इसको आप क्या कहेंगे? ये है जी गेन, ठीक है। 1/10 का गेन हुआ है। एल ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, कोई गेन नहीं किया। इसे पहले देखो, अगर 2 में 10 हिस्से मिलते थे तो 5 में कितना मिलेगा? 1 हिस्सा तो मिलेगा। अगर दोनों को रेशियो को भी कंपेयर करें आप, तो वही बात है, आप इसे कॉमन भी निकाल सकते थे, 1/5 ही कहलाता है ये, तो कोई गेन लॉस था ही नहीं। तो यहां आप क्या लिखेंगे?
नो गेन, नो सेक्रीफाइस। ठीक है, ना तो कोई गेन हुआ इसको एल को, ना कोई सेक्रीफाइस हुआ। एम को गेन हुआ है। अच्छा, बात करें एन की, एन का प्लस में अमाउंट आया है, इसका मतलब है ओल्ड ज्यादा था, ये बड़ा था, बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पुराना ज्यादा था, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेक्रीफाइस। ठीक है, तो आपके पास 1/10 का सेक्रीफाइस हुआ है, किसके पास, ये एन के पास, और गेन हुआ है एम को। ठीक है, ये याद रखेंगे, इसे नोट डाउन भी कर लीजिए, मुझे याद रखना है कैलकुलेशन के लिए आगे, क्योंकि मैं इसे इरेज कर दूंगा। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। हमने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल लिया है, आप कहे तो मैं यहां लिख भी देता हूं। हमारे पास एन का है 1/10 का गेन, और सॉरी एम का है, ये मैंने एन लिख दिया, ये लिखने में भी कुछ एन जैसा ही लग रहा है ना, एम है ये। ठीक है, और ये एन जो है इसने 1/10 का सेक्रीफाइस किया है, तो मैं इसे इरेज कर दूं। अगर आपने इसे नोट डाउन कर लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ऑनलाइन वाले बच्चे। ठीक है ना, आइए ये हमने वर्किंग कर लिया। अब गुडविल की बात आती है इसमें, तो गुडविल में जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा हिस्सा। ठीक है, गुडविल का जितना गेन किया है, जितना सेक्रीफाइस हुआ है 1/10, तो 5 लाख का 1/10 होगा। ठीक है, यानी कि 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, 50,000 रुपए कौन देगा, एम देगा एन को। तो आइए, एम देगा तो एम का अकाउंट हम डेबिट कर लेते हैं। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, एम को गेन हुआ था, जिसे गेन हुआ है वो देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी एन को मिलेगा, एन के कैपिटल अकाउंट में जोड़ा जाएगा इस अमाउंट को। ठीक है, नरेशन गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, और वर्किंग नोट का रेफरेंस दे दीजिएगा, वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, अमाउंट कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनो। देखो, जो गेन या सेक्रीफाइस है वो 1/10 का ही है, एक ही इंडिविजुअल को हुआ है, एक को गेन हुआ है, दूसरे को सेक्रीफाइस हुआ है, तो 1/10 निकालना है। किसका आपको निकालना है, 5 लाख का। कितना आ गया, 50,000। सो आई होप अमाउंट इजीली कैलकुलेटिव था, इसलिए मैंने इसका वर्किंग नोट नहीं बनाया। ठीक है जी, आइए आइए 50,000 लिखे यहां पर, और ये हमारी जो जर्नल एंट्री है, एंट्री नंबर 3 हो गई। ठीक है, तो इसे लिखिए आप। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि जिसने गेन किया है उसने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दिया। एम ने गेन किया था तो एम को डेबिट कर लिया, लिया इससे, और अब दे किसको दिया हमने, एन को दे दिया। ठीक है जी, चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है जी ये रिवैल्यूएशन का गेन। रिवैल्यूएशन का गेन जो है इसका क्या करना है, हमें रिवैल्यूएशन के गेन को ट्रांसफर करना है पार्टनर्स में। किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, हम करेंगे ओल्ड रेशियो में। क्यों करेंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि आज तक की चीजें हैं तो आज तक की रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगी पार्टनर्स में। ठीक है, आइए जी, तो रिवैल्यूएशन का गेन यानी रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस होगा हमारे पास, उसे खत्म करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से, 30,000 रुपए से। ठीक है जी, और मिलेगा किसे, रिमेन जो पार्टनर्स हैं उन्हें, यानी टू एल्स कैपिटल एल एम एंस कैपिटल। ठीक है जी, नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू
पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ध्यान रहेगा ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगा। अमाउंट की बात करें तो एल को क्या मिलेगा, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशियो क्या है 235 है जी, सो 2/10 कितना आ जाएगा अमाउंट हमारे पास, ये 3000 आएगा, 10 से डिवाइड किया इसको तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 6000 आ जाएगा। एल का अमाउंट कितना आ गया, 6000 आ गया। बात करें एल के बाद एम की, तो एम को 3 से करना है तो ये अमाउंट आ जाएगा वही 9000 आ जाएगा। आइए जी 9000 लिख दें यहां पर। इसके बाद हमारे पास एल के बाद एम आ गया, एम के बाद एन आना है, तो एन के लिए कैलकुलेशन करें। एन की कैलकुलेशन वैसे सिंपल है, फिर भी मैं यहां आपको करके दिखा देता हूं। ये 15,000 रुपए आ गया, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 5 15,000, और अगर आप हाफ भी कर लेते 30,000 का तो भी यही अमाउंट आता। ठीक है, तो ये हमारे जर्नल एंट्रीज हो गई इस क्वेश्चन में जो हमें करनी थी। इसके बाद एक छोटी सी बात मुझे बतानी है, तो मैं इस क्वेश्चन के पार्ट को इरेज कर रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूं एक बार। ठीक है,